स्टार्ट कर, सोने दो भी उसको भी। अच्छा हाँ, एक मुझे अच्छी चीज किसी ने भेजी, ये बताओ तुम तो, मैंने तुमको टारगेट दिया था जाने से पहले कि टाइम लिमिट का एक चार्ट बनना चाहिए, क्या हुआ उसका? उस पे कोई इम्पोर्टेंस बोलो। चारुल नहीं, पीयूष नहीं, राम अभी है नहीं। ये ना एक्चुअल में बहुत अच्छा बना है। अब तुम भी बताओ कौन बना सकता है तुम दोनों के अलावा? तो ठीक है, तो प्लीज ऐसा एक चार्ट विनय शेयर मत करना। ये लोग बोलेंगे कि हमें भी दे दो, मत देना, खुद से इनको मेहनत करने दो। अगर तुम एक सच्चे दोस्त हो ना तो तुम शेयर मत करना, ठीक है? चाहे पीठ पीछे जितना भी बोले मैम को पता नहीं चलेगा, तुम अपनी ईमानदारी के साथ इनको मत दिखाना कि तुमने ये क्या बनाया है। ये पूरे चैप्टर वाइज इसने ना टाइम लिमिट्स बना के रखी है, और इसको प्रिंट निकाल लेना और जहाँ पे पढ़ते हो वहां पे लगाना जरूर। सिर्फ यहीं पे एक्सेल में इसको मत सजा के रखना, ठीक है? तुम लोग मेंटरिंग वाली क्लास भी करना है, लेकिन हमको मेंटरिंग के टारगेट्स भी पूरे नहीं करना, तो कैसे काम चलेगा? और ऐसा तो है नहीं, मेरे ख्याल से 7 दिन से ऊपर हो गए मुझे क्लास लिए हो, तो टाइम तो बड़ा कम तो नहीं था तुम्हारे लिए? जिंदगी की किन जिम्मेदारियों में उलझे पड़े हो तुम कि तुमसे टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो रहे छोटे छोटे? अंदर से ना बहुत डांट आ रही है मेरे को कि डांटू, पर सोचो इतने दिन बाद क्या ही बोलूं अभी तुमको, वैसे ही तो इतनी मेहनत करके तो उठ के आए हो। इतनी अर्ली मॉर्निंग, सुबह 7 बजे कौन उठता है? मैं तो फालतू ही 5:30 उठ जाती हूँ। क्या बोले। स्ट्रगल ऑफ अ सीए स्टूडेंट। चलो, अभी तक हमने ना संजना देखो क्या क्या कर लिया, तुम ज्यादा ध्यान देना, तुम बहुत अर्ली आई हो इसलिए, ठीक है? अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डे 1 पे एनालिसिस। अब चाहे तुम डे 1 वाले हो या फिर जो भी हो, तुमको एक चीज समझना पड़ेगी, एनालिसिस से समझ में आएगा कि पेपर में क्या होता है। अब जो लोग अब तक साथ साथ चलते आ रहे थे, उनको मैंने एक चीज बोली थी, पेपर का प्रिंट ले लेना। लिया या नहीं? वो काम भी किया कि नहीं? 4-5 पेपर बोले थे ना पास्ट, उनके प्रिंट आउट निकाल के रखना। तो यहाँ पे अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे? अब तुम्हारा स्पेसिफिकली तुम लोगों का क्या स्टार्ट होगा डेली, अब तुमको डेली 15 मिनट का एक टाइमर लगाना है। अब चाहोगे तो मैं क्लास के बाद वो 15 मिनट तुम्हारे स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारे भरोसे तो मुझे रहना नहीं है, ठीक है? ये 15 मिनट्स के टाइमर में क्या करना है, हम डीटी का रेंडम कोई पेपर उठाएंगे, कोई भी हो सकता है। सपोज नवंबर 22 का पेपर हो गया, सपोज मई 23 का पेपर हो गया। इसमें मैं क्या करूंगी, ये 15 मिनट्स में जो हमने टिप्स लिए थे कि मुझे पेपर रीडिंग कैसे करनी होती है, तुम यहाँ पे अब वो पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। कुछ नहीं, कम से कम हमें क्या होना चाहिए, पास्ट 5 पेपर को एक बार रीड करके समझ में आ जाना चाहिए कि जो डे 1 पे पेपर की पोजीशन समझी थी, जो डे 1 पे हमने समझा था यही टॉपिक आता है, ये यहाँ पे आता है, क्या 15 मिनट में एटलीस्ट मेरे दिमाग में वो समझ में आना चालू हो गया है कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन है, इसमें ये रिक्वायरमेंट है। इतना समझना मुझे बस होता है 15 मिनट के अंदर, ठीक है? तो अब मैं कभी भी स्टार्ट करवा सकती हूँ, क्योंकि 5 पेपर है, मतलब वीक में 2 भी मैं करवाऊंगी, 3 भी मैं करवाऊंगी, तो 2 हफ्ते में तो ये 5 पेपर्स का क्या हो जाएगा, एनालिसिस खत्म हो जाएगा। बट यही एग्जैक्ट अप्रोच एक मैं करके दिखाऊंगी, यही एग्जैक्ट अप्रोच तुमको क्या करनी होगी, एग्जाम में लगानी होगी। लेकिन ये एग्जैक्ट अप्रोच एग्जाम में 15 मिनट्स में नहीं लगती, हम कितने मिनट्स में लगाते हैं? 12 मिनट्स में, क्योंकि 3 मिनट हम मानते हैं रोल नंबर वगैरह के लिए वेस्ट होना ही है लिखने करने में, ठीक है? तो यहाँ पे तुमको अब स्पेसिफिकली नहीं भी प्रिंट किया है तो भाई ये 4-5 पेपर्स पास के प्रिंट कौन से करना, जो एग्जाम पेपर है, सजेस्टेड नहीं प्रिंट करना है अपने को। मेरे को आदत होनी चाहिए एग्जाम पेपर देखने की, ठीक है? दूसरा, हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए, उसकी जगह मैं बोलूं हमारा बचा क्या है, स्पेसिफिकली पीजीबीपी ये बचा है, टीडीएस टीसीएस बचा है हमारा,
उसके बाद कैपिटल गेन, और वो छोटे छोटे डिडक्शन वगैरह जैसे छोटे छोटे फालतू चैप्टर बचे हैं। ये बेसिक हमारा मेन बचा हुआ है। इसमें असेसमेंट प्रोसीजर तुमने पूरा रिकॉर्डिंग से किया है, तो उसी के साथ होता है अपील्स एंड रिवीजन, तो वो भी साथ में हम उसी से करेंगे फिर। ठीक है, तो इसके अलावा भी हमारा बचा हुआ कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा जो बचा है वो रेट ऑफ टैक्स, जो आज अपन कंप्लीट करेंगे, और इसको टीडीएस टीसीएस को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब संजना स्पेसिफिकली याद रखना, तुमको मेन क्या करना है, तुम्हें सिर्फ ये 2-3 चैप्टर्स ज्वाइन करने को इसलिए बोला है कि यू शुड नो कि तरीका क्या होता है डीटी को पढ़ने के। तो तुमको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे होते हैं, तब जाके एग्जाम में वो हमारे मार्क्स 40 के अबाव आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ टैक्स। मैम, इस रेट ऑफ टैक्स में कुछ भी इंपॉर्टेंट है क्या मेरे लिए? रेट ऑफ टैक्स क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है? यस। क्या मैम रेट ऑफ टैक्स में वो जो स्लैब रेट दिया है, क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा क्या उस पे? नहीं, उस पे कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट वो क्वेश्चन का हमेशा पार्ट होता है। ठीक है मैम, इसके बाद जो यहाँ पे कुछ सेक्शंस दिए हैं, सेक्शन कौन सा था? 115 BAA करके सेक्शन दिया है, 115 BAB करके सेक्शन दिया है, 115 BA करके कुछ सेक्शन दिया है। ये काम के हैं क्या? तो ये 2 सेक्शंस बहुत काम के हैं। ये इग्नोर है, पूरा इग्नोर करके चल सकते हैं, इस पे कभी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो ये क्या रेट ऑफ टैक्स चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है? हाँ, जो जो सेक्शन में तुमको मार्क आउट करवाती जाऊंगी वो सेक्शन तुम्हारे लिए स्टार है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो किसी ना किसी क्वेश्चन में क्या बनता है, पार्ट बनता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ टैक्स के साथ। रेट ऑफ टैक्स में सबसे पहले मुझे इंडिविजुअल का दिया है कॉम्पैक्ट में। सबसे पहले पेज नंबर पे आ जाओ, फर्स्ट पेज नंबर। यहाँ मैं लिखती भी जा रही हूँ, चारों ओर वीडियो ऑन कर लो। अब सबसे पहले मुझे रेट ऑफ टैक्स में पेज नंबर 1 पे असेसमेंट ईयर 23-24 के सिर्फ क्या दिए हैं, रेट्स देके रखें। ठीक है, इसमें मुझे मेन चीज कुछ याद रखनी है क्या? कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हें पता होंगे स्लैब रेट इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन, ये चाहे रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, इसका स्लैब रेट क्या है मुझे तो याद ही नहीं। तुम बोलते जाओ, बोलो तो स्लैब रेट क्या होगा इसका? ये तो सबसे बेसिक चल रहा है, ABCD आ गए अपन। 0 to 2.5, 2.5 to 5. क्या लिखूं मैं? 2.5 क्या है वो? lakhs. क्या 2.5 lakhs. बेसिक एग्जाम्पशन देना। क्या है वो? कौन सी इनकम है मेरी? ग्रॉस टोटल इनकम, राइट? gross. ग्रॉस टोटल इनकम मेरी कितनी होनी चाहिए? 2,50,000। पक्का? ग्रोस क्यों है? ये तो रिटर्न ROI के लिए देखेंगे ना, टोटल इनकम चेक करते हैं ना हम तो। अब यहाँ पे अगर तुम एग्जाम में ये लिख के आ गए ना कि ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2,50,000, बहुत खुशी से वो क्या करेगा, सम ही रॉन्ग कर देगा। क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम नहीं होती, यहाँ टोटल इनकम होता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम? मैम, ग्रॉस टोटल इनकम में से जब मैं सारे डिडक्शन माइनस कर देती हूँ तब जाके मेरे को टोटल इनकम मिलती है। तो ये छोटी सी तो मिस्टेक दिख रही है, पर पूरा की पूरा मीनिंग चेंज हो गया इससे। तो यहाँ पे डीटी में जब जाते हो ना, ये सड़ी सड़ी सी मिस्टेक तुम्हारे मार्क्स खा लेती है। और इस बार डीटी में कुछ खास मार्क्स आए नहीं, बहुत अच्छे नहीं है। जिनके भी ढंग के भी पेपर गए हैं ना, मैक्सिमम मार्क्स 50-55 पे पहुंचे, क्योंकि डीटी की चेकिंग अच्छी तो होती है, स्टेप वाइज मार्किंग ही होती है। लेकिन तुम अगर ऐसे ब्लंडर करके आओगे तो बेचारा वो भी कौन से स्टेप वाइज मार्किंग देगा तुम्हें? आया समझ में? अब मैम, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BI, आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन का रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, पहला क्या चाहिए था? टोटल इनकम 2,50,000 तक है। तो अब इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अप टू 2,50,000
मेरी होनी चाहिए टोटल इनकम। तो रेट कितना होता है बोलो? 0। ठीक है। ग्रेटर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख। कितना? 5%। फिर ग्रेटर देन 5 लाख से बोलो 10 लाख। 20%। कितना होगा? 30%। खत्म। अब इसमें एनालिसिस करने का क्या बचा है? अब समझो, हमारे को ये जो पार्ट है ना, ये कभी भी वो अलग से तो पूछने वाला नहीं है, इतना बेसिक तो हमारी एग्जाम नहीं है। बट हैव यू नोटिस, हमको क्वेश्चन में दिया है एलएलपी। एलएलपी का टैक्स लायबिलिटी निकालो। अब मैम एलएलपी रेसिडेंट भी हो सकती है, एलएलपी नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है, तो हमने यही तो लिखा है यहाँ पे कि भले ही हमारा पर्सन एचयूएफ, इंडिविजुअल, एओपी, बीआई ये क्या हो, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा एलएलपी को हटा के एचयूएफ कर देती हूँ, क्योंकि मैम एचयूएफ का हमने रेसिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ा है कि कब एचयूएफ रेसिडेंट होता है, कब नॉन रेसिडेंट होता है। मैम भले ही एचयूएफ रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, बट स्पेसिफिक क्या है, रेट ऑफ टैक्स यहीं से ढूंढना है। तो क्या मैं बोल दूं कि वेरियस एंटिटी जो आप पढ़ते हो चैप्टर्स, वेरियस एंटिटी के साथ ये रेट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर जुड़ा हुआ होता है, और साथ में इसमें हो सकता है कि आपको दे रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, और साथ में तुम्हें इसमें मिलते हैं पीजीबीपी के एडजस्टमेंट। ये क्या करने जा रहे हो आप, ये मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से बनता है? क्वेश्चन नंबर 1 जब तुम आते हो वही तो होता है। वेरियस एंटिटी कैसे मैम? कंपनी लिखा होता है, डोमेस्टिक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 1 जब भी तुम जाओगे ना, जनरली 90% डोमेस्टिक कंपनी पे होता है। तो मैम वेरियस एंटिटी मतलब कौन सी हो गई? ये हो गया, वो देते हैं क्वेश्चन डोमेस्टिक कंपनी। समझना कैच हो रहा है? ठीक है। रेट ऑफ टैक्स में क्या आता है मैम? याद करो, डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट क्या हो सकते हैं? या तो 25%, या तो 30%, 30%। या फिर एक चीज और है, ये अभी हमने किए नहीं है, बट पता तो है ना, ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए ही है। ये सारी चीजें क्या चल रही है? डोमेस्टिक कंपनी के लिए ही चल रही है। या तो ये होंगे मैम, और इसके साथ क्या है? डोमेस्टिक बोला है तो ये रेसिडेंट है, बट अगर हम यहाँ पे एलएलपी बोल दें, यहाँ पे एचयूएफ बोल दें, या फिर कोई और अदर एसएससी की बात करें, तो हो सकता है तुम्हें यहाँ पे देंगे उसका स्टे, या फिर पोयम का कॉन्सेप्ट, जिससे तुम्हें पता करना है वो रेसिडेंट है भी या नहीं है। और तुम याद करो, क्वेश्चन नंबर 1 में सारे एडजस्टमेंट पीजीबीपी के होते ही हैं। और हो सकता है वो शायद कैपिटल गेन के भी एडजस्टमेंट दे दे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के भी एडजस्टमेंट दे दे। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो? जब तुम इंटरनेशनल कर लो, वेरियस एंटिटी कर लो, उसके बाद रेट ऑफ टैक्स करने का मतलब होता है, क्योंकि अब समझ में आएगा तुमको, ये कुछ नहीं है, कंपाइलेशन ऑफ वेरियस चैप्टर है। सारे चैप्टर्स एक साथ आ जाते हैं। जैसे आईडीटी में भी 7 चैप्टर होते हैं ना, जो एक साथ मर्ज होके क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे सारे के सारे मर्ज होके क्या बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में? अब मैम हमको क्या करना होगा? अब तुम्हारा टारगेट प्लीज करना होगा, मतलब करना ही होगा, पास्ट पेपर एटलीस्ट नवंबर 22, मई 23, और इससे पहले का एक पेपर उठा लो मई का। इन तीनों के क्वेश्चन नंबर 1 तुमको एनालाइज करने हैं कि क्या सच में यही सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर डीटी नहीं भी आता, पर एटलीस्ट हमको चैप्टर्स तो पता ही है कि ये चैप्टर्स है, तो हमको एटलीस्ट मई 22, नवंबर 22 एंड मई 23 का क्वेश्चन नंबर 1 एनालिसिस करना है। अभी प्रिंट है तुम्हारे पास? और एक काम करो, तुम्हारे पास नहीं है तो आईसीआई की वेबसाइट पे जाओ और अभी मई 23 एनालाइज करो, अभी के अभी। और कितने मिनट लगने चाहिए पता है ये इतना सा एनालिसिस करने में?
सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, ऊपर देखेंगे कंपनी कौन सी लिखी है, तो वो हो गया, मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन या तो डोमेस्टिक कंपनी का है या फिर अदर एसएससीज का है। ठीक है, दूसरा मुझे क्या देखना है, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो पक्का इनमें से किसी ना किसी चीज की हिंट लास्ट में दी होती है कि 115BAA ऑप्टेड नॉट ऑप्टेड क्या करके रखा है। ऑप्ट किया है तो इसके मुझे रेट लगाने, ऑप्ट नहीं किया है तो हो सकता है मुझे टर्नओवर दिया होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना रेट ऑफ टैक्स में एक टर्नओवर वाली लिमिट भी है कि प्रीवियस ईयर 21-22 में 400 करोड़ तक अगर टर्नओवर है तो 25% ही तुम्हारा टैक्स रेट होता है, याद है। तो या तो तुमको दिया होगा ये 25 का कोई हिंट, या तो तुमको इसका कोई हिंट दिया, और ये दोनों ही नहीं दिए तो पक्का 30% ही तो लगता है डोमेस्टिक कंपनी का। तो मुझे क्या करना है, पहले ऊपर देखना है कि कौन सी एससीसी कौन सा है, लास्ट में जाके देखना है क्या कुछ रेट से रिलेटेड मुझे दिया है क्या, दो चीजें। तीसरा मैं क्या करूंगी, ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, इसके बाद मुझे सिर्फ क्या चेक करना है, पीजीबीपी के एडजस्टमेंट, ऊपर ऊपर से ये एडजस्टमेंट पीजीबीपी का है। मैम अगर प्रॉपर्टी का सेल वगैरह दिया तो पक्का वो कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट। मैम डिविडेंड लिखा है या फिर कोई अदर इनकम लिखा है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। मतलब मुझे स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, विद इन 3 मिनट्स मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे ज्यादा टाइम नहीं है, तो यहाँ पे भी 3 मिनट्स में करना है। मैम और क्या देखना, लास्ट में जाके देखना रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब बहुत ध्यान से सुनो मैम, लास्ट में जाके चेक करना है रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट मतलब क्या बोला है, टोटल इनकम बोला है क्या कि कैलकुलेट टोटल इनकम। मैम टोटल इनकम बोला है तो टैक्स तो ये होगा ही नहीं, इसका काम ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ टोटल इनकम निकालने की बात हुई है, फिर तो हम टैक्स पे ही नहीं जाएंगे। मैम ये नहीं बोला है, उन्होंने बोला है टैक्स लाइबिलिटी, ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला है क्या, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो। तो मैम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है तो ये चेक करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीजें हमने आगे भी करके रखी कि मैट कैलकुलेट होगा या नहीं होगा, पर अभी के लिए रोकते हैं। मुझे सिर्फ चेक क्या करना है, एंटिटी कौन सी है, क्या निकालने का बोला है, उसके लिए क्या ये काम आएगा, टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स टोटल इनकम बोला है तो मेरे को टैक्स रेट से कोई मतलब ही नहीं। और अगर टैक्स लाइबिलिटी बोला है तो मुझे चेक करना है कि इसमें से कुछ दिया है डोमेस्टिक कंपनी के लिए। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस देखूंगी, पीजीबीपी के एडजस्टमेंट बस लिख लेना, ये पीजीबीपी का, ये पीजीबीपी, ये पीजीबीपी, इतना ही मार्किंग करनी है तुमको कि एडजस्टमेंट ऊपर ऊपर से देखा भाई ये तो पीजीबीपी का है, ऊपर ऊपर से देखा ये पीजीबीपी का है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है तो तुमको पता है प्रॉपर्टी सेल होने पे पीजीबीपी इनकम तो हो ही नहीं सकती, तो कैपिटल गेन ही है। तो ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस कितने मिनट में करनी है, 3 मिनट के अंदर मुझे आ जाना चाहिए। ये 3 मिनट में आ गया तो तुम जो छोड़ देते हो ना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले, हम डर जाते हैं, पहले 3 मिनट में निपटा देना कि स्ट्रक्चर बन गया कि ये पूछ के रखा है मुझसे। ठीक है, तो अभी कौन सा निकाल रहे हो, May 23 डाउनलोड कर लो, अभी कर लेते हैं। टीडीएस कल स्टार्ट होगा चलेगा, बट एक आध तो मेरे सामने कर लो, डाउनलोड करो। किया डाउनलोड, चलो अब एक बार देखते हैं अपन, 3 मिनट का टाइमर लगाते कि क्या सच में 3 मिनट में होता है कि नहीं होता।
पहली बार हो सकता है तुमको टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे तो याद है चीजें, हो सकता है तुम्हें टाइम लग जाएगा, बट इसको लेके कितने मिनट पे आना है, एनी हाउ 3 मिनट्स पे। ठीक है, तो आई स्टार्टेड द टाइमर फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, चलो सबसे पहले मैम कंपनी एसएससी ढूंढने का बोला था ना, अब तुम बताओ, मेरे को तो नहीं पता, तुम देख के समझे कि नहीं कि ये डोमेस्टिक कंपनी की कहानी चलेगी। हो गया खत्म, मुझे एसएससी समझ में आ गया कि इसने बोला डोमेस्टिक कंपनी। फिर मैम ये क्या लिखा है, आफ्टर डेबिट क्रेडिट। मैम ये तो हमें पता है, डेबिट क्रेडिट तो पीजीपीपी इनकम में ही होता है। कुछ चीजें डेबिट कर दी, कुछ चीजें क्रेडिट कर दी, उसके बाद तुमको क्या दिया है कि इतना प्रॉफिट है तुम्हारा, और ये तो पीजीपीपी में होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में ही क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हो, पीएनएल अकाउंट की सारी चीजें कुछ कुछ दिए, अब इसमें गड़बड़ क्या करेंगे, कैपिटल गेन भी डाल देंगे, अदर सोर्स भी डाल देंगे, हमको हटाना पड़ेगा कि टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अभी अंदर अंदर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बट मुझे पता है ये डोमेस्टिक कंपनी के बारे में इन्होंने बोल के रखा। अरे मैम क्या दिखा है ये, सबसे पहले क्या बोला है, सिर्फ टोटल इनकम निकालनी है। टैक्स रेट का मतलब है मेरे लिए कुछ, अब क्या लिखा है, सिर्फ टोटल इनकम निकालो, मतलब टैक्स रेट पे तो जाओ मत मैम। क्यों मत जाओ, क्योंकि उसने सीधे बोला है टोटल इनकम कैलकुलेट करो, तो टैक्स रेट तो वो पूछ ही नहीं रहा है मेरे से। क्या ये बात समझ में आई? और फिर लास्ट में और भी कुछ दे दिया उसने, कंपनी ने ये ऑप्ट नहीं किया है, मतलब नॉर्मल चल रही है कंपनी। और मैम जब कंपनी नॉर्मल चलती है तो क्या रेट होता है, 30%। पर यहाँ 30% के लिए उन्होंने नहीं लिख के रखा है, वो ये बता रहे हैं कि जब ये सेक्शन आप लेते हो ना, कई डिडक्शन आपको नहीं मिलते, आप सीधे सीधे सारे डिडक्शन दो, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर जा ही नहीं रही है, ये इसलिए भी दिया हुआ है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? हो गया, मुझे समझ में आ गया डोमेस्टिक कंपनी जिसने 115 BAA वगैरह नहीं लिया, मुझे सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब एक बार ऊपर ऊपर से देखो क्या लिखा है मैम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इतना तो तुम भी जानते हो ना, कौन सी चीज में एडजस्टमेंट होगा इसका, पीजीबीपी। मैम रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी कहाँ जाएगा मैम, पीजीबीपी। तुम खुद भी सोच पा रहे हो ना कि मैं ही सोच रही हूँ, इतना तो समझ जाएंगे। कंपनी यूज्ड इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट इन फिनिश स्टॉक, इतना ही पढ़ा मैंने, इंटरेस्ट कॉस्ट फिनिश स्टॉक। तुम बोलो क्या कैपिटल गेन में जाएगा ये? सीधा ये एडजस्टमेंट भी किसका दिया उसने, पीजीबीपी। मैम बिजनेस ट्रिप अब्रॉड डाइड एंड द कंपनी वॉलंटरी पेड ग्रेचुटी, ये भी पीजीबीपी पढ़ोगे ना, ये पीजीबीपी का ही है। तो मैम जब बिजनेस ट्रिप दिया है, मतलब बिजनेस एक्सपेंस कुछ है, वो बेचारा वहीं जाके इस दुनिया से चल बसा, कुछ तो हुआ बेचारे के साथ। ठीक है, तो ये तो पीजीपी। अरे मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग का किया है, तुम्हें पढ़ने के बाद पता चलेगा ये भी पीजीबीपी का ही है, क्योंकि ये कुछ कुछ छोटी चीजें तुम्हें अभी नहीं पता, ये भी क्या है, पीजीबीपी का। फिर इसके बाद मैम रिट्रेंचमेंट कमीशन टू एम्प्लॉय, तुम खुद बताओ ना, बेचारे जा ही नहीं रहे किसी और सेक्शन, किसी और हेड पे ही नहीं है पीजीबीपी। मैम 4 लाख वेव्ड, ये भी पीजीबीपी का, इसमें तुम्हें बताएंगे आगे आएगा कि कुछ चीजें वेव ऑफ हो जाती हैं, कुछ इंटरेस्ट होता है जो पेमेंट बेसिस पे ही तुमको अलाउ होता है, ये भी क्या है, पीजीबीपी का। अब मैं इतना बोल रही हूँ तो मेरा 3 मिनट खत्म हो गए, तुमको किसी को समझाना नहीं है क्या? तुम ये समझ पा रहे हो, ये देख देख के एम्प्लॉय पेंशन, ये क्या है, डिडक्शन के लिए कुछ कुछ दिया है मुझे। डिडक्शन वाले चैप्टर जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एम्प्लॉय पेंशन है, और ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नाम से भी कुछ पीजीबीपी में दिया है। मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्या पढ़ रही हूँ, ये मेन चीज है, और इसके बेसिस में मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि अभी तक भी इन्होंने कैपिटल गेन का तो कुछ दिया ही नहीं है, इन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ नहीं दिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो हेड ही चेंज नहीं हो रही है, ओवरऑल जितना दिया है ना, ये बेचारे यहाँ डिडक्शन दे रहे हैं, या तो पीजीबीपी दे के रखा है। मेरे को क्वेश्चन का एनालिसिस तो समझ में आ गया ना, कि हाँ पीजीबीपी के रिस्पेक्ट में, और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है, इन्होंने मार्क टू मार्केट लॉस दिया है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दिया, और ये सब पीजीबीपी में एडजस्टमेंट्स हैं। 4 मिनट 30 सेकेंड्स, क्योंकि मैं समझा रही थी। तुमको कितने मिनट में करना है इस चीज का एनालिसिस, हार्डली 3 मिनट्स, खत्म। तुम्हारा पेपर का 3 मिनट डेडिकेटेड हो गया क्वेश्चन नंबर 1 को,
जो तुम्हें छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। भले ही तुम थर्ड सॉल्व करो उसको, फोर्थ सॉल्व करो, पर माइंड में तो आ गया ना कि ये है ये। हो गया, 3 मिनट खत्म, अभी भी 10 मिनट्स बचे हैं। और तुम्हें पता है क्वेश्चन नंबर 2 को अभी देखते हैं अपन। पेपर एनालिसिस हम बहुत पहले कर चुके हैं, उसके बेसिस पे ही मैं अभी देखती हूँ। मैम ये तो हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी क्या है, मैं डायरेक्ट किस पे जा रही हूँ, सीधे रिक्वायरमेंट। मैं तो यहाँ पढ़ भी नहीं रही कि इसने यहाँ किसकी एज दी है, क्या दिया है। मैम फिर से टोटल इनकम एक ही निकालनी है। अब तुम बताओ, क्या ये वेरियस एंटिटी, टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, वही है ना ये? मतलब मुझे अभी क्या समझ में आया सिर्फ पेपर पढ़ के, ये क्वेश्चन फिर से वेरियस एंटिटी का है। और हमने सीखा है मैम, इंडिविजुअल हो तो एक बार एज पे फोकस करना। अब देख लें इस बेचारे की एज, मतलब स्लैब रेट नॉर्मल चलेगा। ये मैंने क्या किया, एनालाइज कर लिया। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है। मैम कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट है, इसमें नया कुछ आया था वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो तुमने आईएफओएस में पढ़ लिया होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट का एडजस्टमेंट है, कुछ बिजनेस लॉस दिया, मतलब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट है। जब भी बिजनेस लॉसेस अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड तो करोगे ही करोगे। ये खत्म हुआ मेरा हार्डली 1 मिनट में। और यहाँ आखिरी में क्या लिखा है, क्योंकि इंडिविजुअल के पास भी एक ऑप्शन है, चाहे तो 115 बीएससी ले सकता है। बोल दिया, नहीं लिया। क्या ये बात समझ में आई? हार्डली टेक 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट जस्ट टू एनालाइज पेपर में दूसरा क्वेश्चन इंडिविजुअल का दिया हुआ। इसको बोलते पेपर रीडिंग। तुम लोग जो लाइन बाय लाइन करते हो ना, उससे कुछ समझ ही नहीं आने वाला। और दूसरे पे जाते मैम ये सब नहीं पढ़ना। अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगी ना, मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं एलएलपी पे चले गई। ये फिर से कौन सा पता है, वेरियस एंटिटी। तुमको बताया ना डे 1 पे 64 मार्क्स पूरे पेपर में किसके होते हैं, वेरियस एंटिटी प्लस इंटरनेशनल। तुम खुद ही देखो ना, अभी वेरियस एंटिटी तो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपनी वेरियस एंटिटी, क्वेश्चन नंबर 2 इंडिविजुअल एंड पार्टनर वेरियस एंटिटी। आइए बात समझ में। तो मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, पेपर पैटर्न में मैं ये पहली बात तो समझ रही हूँ, उसमें भी मेरे को यहाँ क्या बोला, फिर टोटली टैक्सेबल इनकम ही कैलकुलेट करनी है। अभी भी टैक्स रेट पे नहीं है ये। और इसको देख के भी समझ में आ रहा है ना मुझे कि कोई ना कोई एडजस्टमेंट यहाँ कैपिटल गेन का दिया इन्होंने। और ये देख लो प्लॉट, मेरे को सिर्फ समझ में आना चाहिए, प्लॉट दिया है, कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट है इसके अंदर। पहली स्कैनिंग इसी को बोलते हैं कि स्कैन करके मैं समझ जाऊं। अब तुमको पता है कि तुम एलएलपी में स्ट्रांग हो, तुम्हें पता है इंडिविजुअल के टैक्स रेट निकालने में तुम स्ट्रांग हो, तो तुम्हारा क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं हो गया। किसको मुझे अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना चाहिए उस 10 मिनट में। तो तुम जब स्कैनिंग करोगे तो मैंने साइड में लिख दिया, क्वेश्चन 2 पहला स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या लिखा है फिर से ना फिर से ये कंपनी के बारे में दिया, लेकिन ये कौन सी कंपनी मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलो, आईएनसी लिखा है तो कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। ये फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉरेन कंपनी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एन इंडियन कंपनी, ठीक है। कहीं ना कहीं इतना तो समझ में आ गया। अब ये वाला बी वाला पार्ट इनका क्या है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का। ये क्वेश्चन इंटरनेशनल टैक्सेशन का है। अब पता है क्या जनरली होता है ये, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट इंटरनेशनल है ना, तो 3 के बी पार्ट या सी पार्ट में लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो इंटरनेशनल ही होता है। तो उसके बेसिस पे भी हम देखेंगे। इसने बोला इग्नोर करो DTAA। You may assume that activity do not constitute business connection in India. टैक्स इम्प्लीकेशन इंडिया में इन ट्रांजैक्शंस का क्या होगा? तो मैं बोलूं ये क्या बोल रहा है तो ये फॉरेन कंपनी, इसका टैक्स इम्प्लीकेशन इंडिया में बताओ, तो हो सकता है मुझे कुछ सेक्शन नंबर 9 अप्लाई करना पड़ सकता है। इसको देख के मैं क्लियरली कुछ नहीं बोल पा रही, बट इतना पता है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का। और ये क्वेश्चन तो भाई मैं बिना देखे इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाऊंगी, तो ये मुझे अभी के भी रीड कर लेना चाहिए। मतलब बात के लिए छोड़ने का सेंस नहीं, क्योंकि इसको देख के तो समझ में आ गया इंटरनेशनल टैक्सेशन है, टैक्स निकालना है। ना तो इसने DTAA यूज करने को बोला है, ना बोला है कोई बिजनेस कनेक्शन है।
बिजनेस कनेक्शन वर्ड में फोकस इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि तुम लोग ने पढ़ लिया कि एक नॉन रेसिडेंट का अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होता है तो पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल होती है। बस मुझे अब इसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या दिया है, ये किस चीज के ऊपर है, क्या सच में सेक्शन नंबर 9 जोड़ के रखा है, तो उसके लिए ये रीडिंग करके समझ में आएगा, तो इसकी कंप्लीट रीडिंग चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया समझ में कि ऐसे जल्दी जल्दी तुमको सोचना है। मैम बोला ही था ना एक या तो क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 चैरिटेबल ट्रस्ट का होता है। आ गया क्वेश्चन चैरिटेबल ट्रस्ट का। मैम हमने चैरिटेबल ट्रस्ट स्ट्रांगली किया था, तो तुम्हें पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा डिटेल में पढ़ने वाला है। इसी को तुम स्टार्ट करोगे जैसे ही 2 बजती है। बात समझ में? तो ये मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कर रही हूँ फिर से कौन सा टॉपिक आया है, और ये तुम्हें सच में 13 मिनट के अंदर यही करना होता है। इसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द पेपर। फिर मैम ये कौन है, ये तो समझ में है, लेकिन ये सब चीजें देख के क्या समझ में आ रहा है, ये इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल कुछ ना कुछ इसकी फॉरेन वगैरह की कंट्री की इनकम है। मैं डायरेक्ट अगर जाऊं तो यहाँ पे टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी इसकी कैलकुलेट करने का बोलिए। तो मैं एक चीज याद है, मैंने बोला था अगर क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल है तो देखो ना क्वेश्चन 3 का भी लास्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल टैक्सेशन का ही है। पेपर पैटर्न समझ में आ रहा है? एक बार अगर दिख गया ना कि 2 का लास्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल है तो देखो 3 का लास्ट क्वेश्चन भी क्या है, मेरा इंटरनेशनल का ही तो है। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। वो ऑटोमेटिकली इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे मिल रहा है मुझे सब। अब इसको देख के मुझे समझ में आया एक इंडियन सिटीजन हो सकता है या फिर एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का लिए मुझे ये देखो मेडिकल वाली सारी चीजें दे के रखी है। कहीं मैम ये DTAA की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि DTAA में ही ये सारी चीजें अपन देखते हैं, क्योंकि DTAA की हमको एडजस्टमेंट शीट आती है तो हम समझ सकते हैं ना कि मैम ये सारे के सारे एडजस्टमेंट मेडिकल वाले सारे पता है DTAA में ही है एडजस्टमेंट। तो पता तो चल गया कि इंटरनेशनल का ये DTAA का क्वेश्चन दिया, ये कंट्री अलग अलग दे के रखी है उसने। ये हो गया, ये क्वेश्चन DTAA का है। फिर मैम इसके आगे 4th पे चलेंगे। जनरली नहीं, हमेशा याद है मैंने बोला था हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 होता ही किसका है, TDS का ही होता है, या तो TDS या TCS। तो तुम्हें पता है पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 TDS TCS है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग तो है ही वो, तो तुम डायरेक्ट उसको डिटेल में पढ़ लो। 2 क्वेश्चन निकालने होते हैं इन 13 मिनट्स में से, और ये जो 2 क्वेश्चन निकालने वो ऐसे ही रीडिंग करके निकलेंगे। पूरा पेपर तो 15 मिनट में किसी कीमत में तुम समझ नहीं सकते। 2 क्वेश्चन समझ लिए ना, मतलब तुमने 2 से 5 के बीच में 10 मिनट सेव कर लिए अपने, जिसको तुम लिखने में इन्वेस्ट करो। आया मैम? 4th का तो समझ में आ गया, ये सारे TDS के क्वेश्चन है। तुमको पता है तुम्हारा TDS स्ट्रॉन्ग है, निकल जाओ TDS को करने के लिए, उसी को अच्छे से पढ़ लो। अब इसमें मैं क्या बताऊं, ये देखो डोमेस्टिक कंपनी, ये क्या दिखा तुमको, SEZ। और मैंने बोला था जहां पे वेरियस एंटिटी हो, ठीक है, तुमको SEZ दिख जाए कहीं ना कहीं, अगर वो बोले टैक्स लाइबिलिटी या कुछ कैलकुलेट करना है तो हो सकता है तुमको AMT पे भी जाना पड़े, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। और ये तो छोड़ ही दो, वो सब भी नहीं देखे तो मैम ये क्या दिख रहा है, आर्म प्राइस। ये क्या दिख रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। बोल बोल के मैं थक गई ना। अगर क्वेश्चन 2 का लास्ट इंटरनेशनल है तो हर जगह लास्ट इंटरनेशनल ही है। ये भी इंटरनेशनल टैक्सेशन का ही क्वेश्चन है तुम्हारा। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि पेपर ये ऐसे ही सेट करते हैं, तो तुमको माइंड मैप मिल जाएगा। लास्ट का क्वेश्चन क्या होता है, लास्ट का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है, गार भी हो सकता है, पेनल्टी, वो जो छोटे मोटे चैप्टर होते हैं ना जो छूट गए, हमेशा लास्ट का क्वेश्चन जो होता है उन्हीं चैप्टर्स से मिलके बनता है। अब ये कौन से चैप्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला फिर से तुम्हें इंटरनेशनल ही मिलेगा। मैम ये अपील हो सकता है, ये असेसमेंट प्रोसीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें मैं कोई बोल ही नहीं सकती कौन सा आएगा। ये असेसमेंट प्रोसीजर भी हो सकता है। मतलब लास्ट वाला छोटे मोटे बच्चे कुछ चैप्टर्स है ना, ये बच्चे कुछ चैप्टर्स से मिलके बनता है।
तो ये स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तुम इसको डिटेल में पढ़ लेना, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज ऐसे करते हैं, होल्ड करके रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन चूज करने के लिए मिलेगा तुमको, या तो 5 करो या 6 करो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किसको डिटेल में पढ़ना है। ये क्या है मैम, रिपोर्टेबल अकाउंट, ये सारे सेक्शन क्या है, वही एलिमेंट्री वाले चैप्टर्स, तो इनमें से किसी एक को चूज करने मिलेगा। इसलिए बोलती हूँ एलिमेंट्री चैप्टर्स को ध्यान दो, लेकिन उतना ही दो जितना जरूरी हो, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस भी होगी वहां पे, कभी चेंज नहीं हुआ। अब तुम जितने पेपर पैटर्न देखोगे ना, यू विल फाइंड कि वही घिसा पिटा पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चेंज नहीं होता है, डीटी का स्पेसिफिकली नहीं होता, क्योंकि वैसे ही डीटी में बहुत सारे एडजस्टमेंट नए आते हैं। आया समझ में? अब ये मुझे कितने मिनट में करना चाहिए, 13 मिनट्स में, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन 3 मिनट्स में मेरा एनालिसिस होना चाहिए। अब पूरे पेपर को देख के मुझे इतना तो पता है ना, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में टॉपिक कौन से, थर्ड में कौन से, और फिफ्थ और सिक्स्थ में से कोई एक ही पढ़ना है तुमको क्वेश्चन, तो क्यों वेस्ट करते हो पूरा पेपर पढ़ने में। तुम देख लो कि टॉपिक कौन से आ रहे, सेक्शन कौन से आ रहे, उसके हिसाब से देख लो कि मेरा तो असेसमेंट प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग है, फिफ्थ पढ़ा, सिक्स पढ़ोगे ही क्यों, फिर तुम सारा तो तुम सॉल्व करके आओगे नहीं। अंडरस्टूड? अब ये सारी प्रैक्टिस तुम्हारी 13 मिनट के अंदर स्टार्ट होनी चाहिए। तुमको दे रही हूँ 10 मिनट का टाइम, इसी पेपर को एनालाइज करो अभी के अभी। समझना, टॉपिक तो याद है ना, उसके बेसिस पे तो अभी कर सकते हैं, करो। 10 मिनट्स लगा रही हूँ मैं टाइमर। रफली लिखते भी जाओ पेपर पे, पीडी, और तुम्हारे पास रफ कॉपी तो उसमें लिखते जाओ, 1 क्या है, 2 क्या है।
कर लिया? नो सर। कितने मिनट? 10 मिनट में एटलीस्ट एक बार बता दिया था, फिर भी हुआ क्या? तो यही तरीका एग्जाम में करना। अब आज तुमको कौन सा करके रखना है, तुम कर लो। इससे पहले का नवंबर 22 का आज टारगेट मिल जो तुमको करना ही है। सेम तरीका, एसएससी देखो, रिक्वायरमेंट देखो और उसके हिसाब से देखो एडजस्टमेंट कैपिटल गेन के किस चीज के। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आधे से ज्यादा चैप्टर्स कौन से आते हो, तुम कौन से चैप्टर पे अननेसेसरी फोकस कर लो। ठीक है, तो आज का टारगेट क्या है? नवंबर 22। डन। चलो, तो इसीलिए मैं रेट ऑफ टैक्स में इतना ऊपर ऊपर से क्यों जा रही हूँ, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रेट ऑफ टैक्स पूरा तो वो आने ही नहीं वाला है। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स किस तरह से आता है अपना, हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन से जुड़ा आता है। अब जो इम्पोर्टेंट रेट ऑफ टैक्स है अपन पहले उस पर फोकस करते हैं। चलो, अब एक ये शुरू से मैंने लिंकेज बताई है, फिर से ये लिंकेज बता रही हूँ क्योंकि ये तो आती ही रहेगी चाहे जो हो जाए। जितने पेपर देखोगे उतने पेपर में ये आती है। अब हमने क्या पढ़ा था कि मैम या तो इंडिविजुअल होगा या फिर अदर देन इंडिविजुअल। ठीक है, या तो एक इंडिविजुअल होगा या अदर देन इंडिविजुअल। और मैम अदर देन इंडिविजुअल में या तो कंपनी हो सकती है या फिर छोड़ दो, अब अदर्स ही हो गए सारे, यही होगा। एसएससी कौन है? इंडिविजुअल, या फिर नहीं होगा इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल नहीं है तो कंपनी होगी, कंपनी में अदर कंपनी। अब मैम ये कंपनी भी स्पेसिफिकली कौन सी होनी चाहिए? डोमेस्टिक। ठीक है, अगर मैम इंडिविजुअल है तो मेरा ये जो चैप्टर है ना रेट ऑफ टैक्स, इसमें एक चीज बोली है इंडिविजुअल को कि तुम्हारे पास ऑप्शन है। किस चीज का ऑप्शन है? तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम क्या कर सकते हो, टैक्स पे कर सकते हो नॉर्मल प्रोविजन में। और ये मैम नॉर्मल प्रोविजन कौन सा? ये जो अभी अपन कर रहे थे ना 2,50,000 तक, फिर 2,50,000 से 5 लाख, ये नॉर्मल प्रोविजन है। मैम ये नॉर्मल प्रोविजन का कोई डिवीजन है क्या? हाँ, ये एज वाइज डिवाइडेड है। तो नॉर्मल प्रोविजन क्या है मेरा? एज वाइज डिवाइडेड है, दैट इज अप टू 59 ईयर्स। क्या कर सकते हो, वेदर यू आर रेसिडेंट और यू आर अ नॉन रेसिडेंट। मैम फिर 60 बट अप टू 79 ईयर्स, वो अलग से मेरे को एज लिमिट दे के रखी है। देन मैम अबाउ और इक्वल टू 80 के लिए भी मुझे अलग से स्लैब दिया है। वो स्लैब जल्दी जल्दी बिना देखे लिख लो, तुम्हें याद है, मुझे ऐसा लगता है, लिख लो जल्दी से वो स्लैब। ठीक है, ये हो गया मेरा नॉर्मल प्रोविजन।
अब एक और इसको ऑप्शन दिया है जो हमको करना है, वो ऑप्शन क्या है, या तो आप क्या जा सकते हो 115 BAC चूज कर सकते हो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो 115 BAC चूज कर सकते हो। अब मैम इसमें तो आपने बोला यहाँ पे कि यहाँ रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, क्या यहाँ पे भी यही चीज है, वेदर इट इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों है क्या यहाँ पे? जैसे ही एज सीनियर पे पहुंच जाओगे तो क्या दोनों के लिए दिया उन्होंने ये? रेजिडेंट। ओनली रेसिडेंट, तो यहाँ मेरा सिर्फ रेसिडेंट है और यहाँ पे भी मेरा सिर्फ क्या है, रेसिडेंट है। लेकिन जब आप 115 BAC पे जाओगे ना तो यहाँ कोई फर्क नहीं है, ये रेसिडेंट के लिए भी हो सकता है, ये नॉन रेसिडेंट के लिए भी हो सकता है, इसमें एज भी मैटर नहीं करती। मतलब कुछ देखना ही नहीं है, एज कुछ भी हो, तुमको एक स्लैब रेट दे रहे, आना है तो आ जाओ इसके अंदर, इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे अभी इसके डिटेल में तो मैं नहीं जा रही कि ये 115 BAC में क्या दिया है, बट हमने एक चीज पढ़ी थी कि मैम अगर 115 BAC हम पढ़ते हैं तो मैम ये इंडिविजुअल है, दैट इज अदर देन कंपनी। 115 BAC पढ़ते हैं, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ इंडिविजुअल का ऑप्शन है ये। और मैम जब भी इंडिविजुअल के ऑप्शन में कुछ भी ऐसा दिया हो कि इसने 10AA का डिडक्शन लिया था, या फिर इसने मैम 80 IA से 80 RRB का डिडक्शन लिया था, या फिर इसने 35 AD का डिडक्शन लिया था, याद आ रहा है, इंडिविजुअल के साथ इनमें से कुछ भी होगा तो पक्का हो सकता है तुम्हें अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कुछ याद आ रहा है ये? तो मैम इसका मतलब अब यहाँ पे आप क्या लिखा रहे हो कि यहाँ पे 115 BAC माइट लिख रही हूँ, कंपलसरी नहीं, अभी भी कैलकुलेशन होगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का। माइट नीड टू कैलकुलेट AMT। माइट क्यों लिख दिया, इसलिए लिखा पहले चेक। चेक क्या चेक करोगे, एनी डिडक्शन 10AA का है क्या, नहीं है, और ये नहीं है तो क्या 35 AD का कोई डिडक्शन है क्या, नहीं है, और 80 IA से 80 RRB का कोई डिडक्शन है क्या, एक्सेप्ट ATP। मतलब इनमें से कुछ भी एक भी मिल गया, माइट भी, अभी भी माइट भी है, ये चेक करने के बाद भी अभी भी पक्का नहीं है, माइट हो सकता है, क्या करना पड़े, कैलकुलेशन करना पड़े। पहला चेक ये होगा, फर्स्ट चेक, देन सेकंड चेक। तुम्हें पता है ना इसके बेसिस पे हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं, याद है ना, इन सब चीजों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं। तो बोलता है कैलकुलेट एडजस्टेड टोटल इनकम एंड चेक वेदर ग्रेटर देन 20 लाख। अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा हुई, भले ही ये सारे डिडक्शंस थे, हमने एडजस्टेड टोटल इनकम निकाला वो सिर्फ 19 लाख निकली, तो तुम्हें याद है ना कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा, याद आ रहा है? तो ये दो चीजें देखोगे, उसके बाद अगर दोनों क्या है, फर्स्ट चेक और सेकंड चेक जो तुम्हारा है, एक ये हो गया फर्स्ट चेक, सेकंड चेक दोनों सक्सेसफुल होते हैं, देन कैलकुलेट अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, नहीं तो वो कैलकुलेट नहीं करोगे। मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो मैम, बोलना ये चाह रही हूँ कि सबसे पहले अगर 115 BAC ऑप्ट नहीं किया तो ये चेक करना, क्योंकि जैसे 115 BAC ऑप्ट करते वो वैसे ही बोल देता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैम अगर 115 BAC ऑप्ट नहीं किया तो ये चेक कर रहे हैं, और ऑप्ट कर लिया तो AMT बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि उस सेक्शन में लिखा है कि तुम्हें AMT का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। अब यही तो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन इसी में गोल गोल घुमाता है।
और यही क्वेश्चन में होती है चीजें। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? और ये हम कब से कर रहे हैं? वेरियस एंटिटी से इस लिंकेज को चलाते आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिंकेज चलती आती है। ठीक है, डन। इसका मतलब मुझे इतना समझ में आया मैम, अगर इंडिविजुअल है एज देखना तो कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ नॉर्मल प्रोविजन के। और मैम इंडिविजुअल है तो एज बिल्कुल नहीं देखनी पड़ेगी अगर 115 बीएससी है। तो हमारी ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कई बार, वहां जाके हम 115 बीएससी में एज भी देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, कई बार ये छोटी से छोटी चीज भी होती है। अब एक चीज और बताती हूँ, हमने डिविडेंड चैप्टर पढ़ लिया है ना, डिविडेंड चैप्टर पढ़ लिया। आज हम जब अगर ये प्रॉपरली स्टार्ट कर पाए रेट ऑफ टैक्स, तो इसमें ना एक चीज सरचार्ज रिलेटेड भी आएगी, जो क्वेश्चन में 100% स्टूडेंट गलत करके आएगा। सरचार्ज रिलेटेड एक चीज आएगी जो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 100% गलत करते हैं। मैं उसको सिर्फ अभी क्या करके जा रही हूँ, यहाँ पे मार्क कर दिया कि कुछ तो ऐसा आएगा जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, और उसके कारण तुम्हारा 12 नंबर का क्वेश्चन गलत होता है। छोटा नहीं, सीधे 12 नंबर आउट। तो अभी सिर्फ मार्क करके रखा है, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है तो उस पर इतना फोकस हो नहीं सकता मुझसे। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब कंपनी पे आ जाए हम। मैम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इस पे अब मैं अलग से चार्ट बना रही हूँ। कंपनी दैट इज डोमेस्टिक कंपनी। अब तुम्हारे पास वो हो स्पेस तो तुम उसी में कंटिन्यू करना। ठीक है, यहीं से इसको एरो निकाल के तुम कंटिन्यू करना, प्रॉपर बड़ा चार्ट निकाल लेना इसका। मैम कंपनी अगर कौन सी हुई, डोमेस्टिक कंपनी। इंडिविजुअल के तो इतने सारे रेट दे दिए उन्होंने एज वाइज, डोमेस्टिक कंपनी के लिए भी कुछ अलग अलग रेट दिए हैं क्या? हाँ, डोमेस्टिक कंपनी के अलग अलग रेट हैं। जैसे अब मैं इसका एनालिसिस करवा रही हूँ जो हमने पहले नहीं किया था। तो अब आते हैं हम सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या दिया है। अगर मैम प्रीवियस ईयर 2021 में, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021 में अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन के लिए होता है, ठीक है, वर्ड यूज, और टर्नओवर वर्ड बिजनेस वालों के लिए यूज होता है। तो अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट कितना है, अप टू 400 करोड़, ठीक है, तो अगर आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़ है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ टैक्स कितना होगा, 25%। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो डोमेस्टिक कंपनी, क्या बोला है कि सर्विस इंडस्ट्री होना चाहिए? नहीं। क्या बोला है कि स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए? इसका मतलब ये कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी। तो यहाँ पे ये किसी स्पेसिफिक पे नहीं चल रहा, ये एनी टाइप ऑफ कंपनी, ये किसी भी तरह की कंपनी हो सकती है, बस उसका डोमेस्टिक कंपनी होना जरूरी है, पहली रिक्वायरमेंट। डन, ठीक है। दूसरा मैम यहाँ बोला है ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 में 400 करोड़ होना चाहिए। मैम सपोज करो, क्या सपोज करना, हमारी कंपनी स्टेब्लिश ही हुई है 31 मार्च 2021 को, अभी भी 31 को तो सपोज करो स्टेब्लिश हुई है, टर्नओवर तो होगा ही नहीं। आपने बोला है टर्नओवर अप टू 400 करोड़ होना चाहिए, हमारी कंपनी थी नहीं उस ईयर में, तो भी तो आप हम बोल सकते हैं ना कि अरे 400 करोड़ तो क्रॉस ही नहीं हुआ, ऐसा चलेगा क्या? कंपनी का एग्जिस्टेंस होना कंपलसरी है, नई कंपनी के लिए नहीं है कि ये कंपनी बाद में स्टेब्लिश हुई है, बोले कि देखो 2021 में तो हम थे ही नहीं, तो 400 करोड़ के अंदर ही मान लो हमारा टर्नओवर। इट मस्ट बी अ एग्जिस्टिंग कंपनी, ये न्यू कंपनी आफ्टर 2021 वालों के लिए नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये क्या होनी चाहिए, कंपनी टू एग्जिस्ट इन ईयर 2021। ऐसा नहीं बोल सकते कंपनी बाद में आई तो बोल दो कि अप टू 400 करोड़ तो है ही हमारा टर्नओवर, क्योंकि हो ही नहीं सकता था। क्या ये बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब गलती कहाँ होती है, जब वो न्यू कंपनी देते हैं
और टर्नओवर दे देते हैं और तुमने नोटिस नहीं किया कि वो प्रीवियस ईयर में थी नहीं कंपनी, तुम 30% लगाना चाहिए था, तुम 25% लगा के आए, तो पूरी क्वेश्चन की बैंड बच गई। आई ये बात समझ में? तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कहाँ होती है, एग्जाम में होती है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। तो ये हो गई किसी भी तरह की कंपनी, ये हो गया इसका एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। और क्या है डोमेस्टिक कंपनी में? इफ न्यू कंपनी दैट इज आफ्टर, अब मैं स्पेसिफिकली लिख रही हूँ उसको, प्रीवियस ईयर 2021 इनकॉर्पोरेट, ठीक है। एक्सेप्शन आएंगे आगे क्योंकि 115 बीएससी वगैरह और वो है BAA ये सब है, बट जनरल कंपनी नहीं है और टर्नओवर एक्सीड 400 करोड़ और एनी अदर केस, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा मैम? 30%। मैम यहाँ पे भी एनी टाइप ऑफ कंपनी है, हाँ ये भी किसी भी तरह की कंपनी के लिए ये तो 30% होता ही है इन जनरल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आ जाते फाइनली हम उन सेक्शंस पे जिनको ये बेमतलब में इतना लंबा किया और इसका कोई यूज नहीं है सिवाय वो एक लाइनर यूज जो हम करते हैं, और ये अभी के अभी साथ साथ में लर्न होता जाएगा, ठीक है। इसको साथ साथ में ही लर्न करना। अब ये कौन से सेक्शंस करवाने जा रहे हो? सबसे पहला, फिर से ये भी सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ये जितने सेक्शन है ना 115 वाले, सब के सब डोमेस्टिक 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 के लिए। तो इसीलिए ये एक चैप्टर हो गया मेरे लिए, तो डोमेस्टिक कंपनी ये एक चैप्टर है, ठीक है। तो अब हम आते हैं पहले वाले पे 115 BA पे। सबसे फालतू का सेक्शन जिसको मैं बोल सकती हूँ कुछ नहीं आना इसमें से, ये C+ कैटेगरी है। एग्जाम में क्या इस पे नोटिस करना है, बस उतना मैं यहाँ पे लिखूंगी और उतना ही तुमको वहां हाईलाइट करना है, पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मैम 115 BA क्या बोलता है, किसके लिए है ये? डोमेस्टिक कंपनी। अभी लिखना मत मैम, ये 115 BA किसके लिए है? डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन ये डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होनी चाहिए? मतलब सर्विस इंडस्ट्री आउट हो गई, हाँ, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोई भी टाइप की कंपनी हो सकती है, लेकिन यहाँ चाहिए उनको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको ये ऑप्शन दिया है 115 BA का। सबसे फालतू सेक्शन है ये, लेकिन कंप्लीट तो सब कुछ करना है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। और क्या दिया है मैम? ये जो कंपनी है सेटअप और रजिस्टर कब हो रही है? आफ्टर 1 मार्च 2016, मतलब ये नई कंपनी की बात हो रही है। यहाँ तो हमने एग्जिस्टिंग कंपनी बोले थे ना, ये जो सेक्शन है सब के सब किसी नई कंपनी की ही बात करते हैं कि अगर तुमने हमारी ये चीजें फुलफिल की तो तुम्हें इतना % टैक्स देने को मिलेगा। तो मैम सेटअप कब होना चाहिए? सिर्फ हाईलाइट क्या करना है तुमको, सेटअप एंड रजिस्टर। कभी भूले भटके MCQ में आ गया तो सेटअप एंड रजिस्टर ऑन आफ्टर मार्च 2016, बस 2 चीजें। फिर इसके बाद क्या है मैम, अगर ऐसा करते हो तो टैक्स कितना होगा तुम्हारा? टैक्स रेट हम कर देंगे 25%। चलो अच्छी बात है। हम तो मैम फिर कंफ्यूज हो गए, मैम यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, तो क्या अगर वो यहाँ 25 दे रहे ना, तो अभी मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रही, बहुत सारे ऐसे डिडक्शन है वो देंगे ही नहीं अब तुमको, और वो कॉमन है। 3 सेक्शन है, तीनों में वो कॉमन डिडक्शन है, तो हम कॉमन ही लिखेंगे ताकि अलग अलग याद नहीं करना। तो इसमें सिर्फ इतना समझो, BA सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, अगर वो सेटअप होती है 2016 के बाद तो 25% हो गया तुम्हारा टैक्स रेट, बस इतना। मैम क्या सरचार्ज लगेगा? अरे बिल्कुल लगेगा, सरचार्ज वगैरह टोटल इनकम के बेसिस पे लगेंगे। तो मेरे लिए बस इतनी सी चीज काम की थी, कौन है, कब आना है,
और कितना परसेंट मिलेगा, इसके अलावा इसमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ तक आया? मैम आ तो गए 115 BA में, थोड़े दिन बाद लगा नहीं हम दोनों की नहीं जम रही, निकल जाए क्या? नहीं निकल सकते। एक बार ऑप्ट कर लिया ना तो जिंदगी भर अब भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन लेगा? कोई लेना भी नहीं चाहेगा। एक तो तुमने बहुत सारे डिडक्शन हटा दिए, फिर बोलते पीछे जाने का रास्ता भी नहीं है, तो फिर कोई लेगा ही क्यों? कोई भी नहीं लेगा। अब अपन एक बार इसको रीडिंग करते हैं। पहला पॉइंट तुम्हारा कॉम्पैक्ट में पेज नंबर 10 पे क्या लिखा है? 115 BA में यही चीज लिखी है कि यहाँ पे कंपनी कौन सी होनी चाहिए? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो सेटअप होनी चाहिए ऑन आफ्टर 2016 मार्च। हाईलाइट कर लो भले। एग्जाम में C+ कैटेगरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिवाय ये दो चीजें याद रखनी। फिर क्या लिखा है मैम? इनकम अंडर सेक्शन 115 BA कितने पे टैक्सेबल होगी? 25% पे ये टैक्सेबल होगी, वही लिखा है। ठीक है, तो पढ़ लो, इनकम अंडर सेक्शन 115 BA टैक्सेबल एट 25%। मैम ये तो ठीक है, ये आप टोटल इनकम की बात करो। मैम कैपिटल गेन हुआ तो वो भी 25% पे होगा? कभी नहीं। कैपिटल गेन वाली चीजें स्पेशल रेट पे ही जाएंगी, जो उसका रेट है उसी पे टैक्सेबल होती रहेगी। ठीक है मैम, सरचार्ज क्या लगेगा? वही डोमेस्टिक कंपनी पे जो लगता है 7% या 12% डिपेंडिंग ऑन टोटल इनकम, तो वो चीजें सेम है। तो सरचार्ज लिख लो, सरचार्ज 7 या 12% बेस्ड ऑन टोटल इनकम। ठीक है, ये पॉइंटर्स बन गए। अब ये जो कंडीशन दी है, एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट लिखनी है, एक चीज, मेट क्रेडिट मिलेगा। ये एक लौता सेक्शन है जो बोलता है कि तुम्हें मेट क्रेडिट मिलेगा। क्यों बोल रही हूं मैं ऐसा, अब मैं तुमको समझाऊंगी। याद है हमने शुरू में जब वेरियस एंटिटी की शुरुआत की थी, मैंने कहा था कि 115 BAA लिया या BA भी लिया तो मेट का क्रेडिट नहीं देंगे। तो तब अगर तुम्हें कंपनी दिया है और तुम्हें टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने को दिया है, तो वहां पे तुमको मेट कैलकुलेशन नहीं करना है, अगर वो कंपनी कौन सी है जिसने BAA या BA लेके रखा है। क्या ये बात पता है? बट यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 दिखा, लिखा है डोमेस्टिक कंपनी और लास्ट में लिखा है कंपनी ऑप्टेड 115 BA, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 डोमेस्टिक कंपनी का, लास्ट लाइन लिखी कंपनी ऑप्टेड 115 BA। भाई गलती से भी ये मत करना कि तुम मेट कैलकुलेशन करके नहीं आ रहे अगर उसने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन दिया, क्योंकि ये सेक्शन क्या बोलता है? मेट क्रेडिट मिलेगा, इसका मतलब तुम्हें मेट का कैलकुलेशन करना है। एक लौती चीज जो काम आएगी ना तुम्हें क्वेश्चन में, वो यही है। क्या इसमें कोई डाउट है? तो ये लिख लो चार्ट में, लास्ट में मेट क्रेडिट अवेलेबल, लास्ट में पॉइंट लिखो मेट क्रेडिट अवेलेबल, ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो। आज खत्म, यहाँ पे मेट क्रेडिट अवेलेबल अंडर 115 BA, hence if question wants to calculate tax liability, we will calculate tax under normal provision as well as MET, that is 115 JB.
डन। अब मैम इसको कभी मुझे ये ऑप्शन को लेना हो तो क्या डेट है, रिटर्न फाइल करने से पहले ले लो। बात तो वही होगी ना, रिटर्न फाइल करोगे तो टैक्स पे करोगे, तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले जो ऑप्शन तुमको लेना है तुम ले लो। और एक बार ले लिया तो जिंदगी भर के लिए तुम बाउंड हो मैम, लेकिन हमको तो निकलना है। तो इस सेक्शन से निकलते ही तुम दूसरे सेक्शन में जाओगे, वही 115 के ही कोई सेक्शन है। मतलब निकलना है ना इस सेक्शन से तो निकलो, लेकिन एक दलदल से निकल के हम तुमको दूसरी तरफ कुएं में फेंक देंगे। ये ऐसा है, निकल नहीं सकते हमेशा के लिए। नॉर्मल 30% पे तो तुम कभी नहीं आ सकते, बट तुम्हें चाहिए तो 115 BA से निकल के हम तुमको दूसरा ऑप्शन देंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में? तो मैं 5 पॉइंट्स में अब BA कवर कर दूं। मैम BA मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी 25%, 7%, 12% नॉर्मल सरचार्ज। कैपिटल गेन स्पेशल रेट जो है उसी पे लगेगा। कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट मार्च 2016 या उसके बाद चाहिए। कुछ ऐसे डिडक्शन है कॉमन है जो अभी मैं ध्यान नहीं दे रही, कुछ डिडक्शन है जो नहीं मिलेंगे, और लास्ट मेट क्रेडिट मिलेगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सिर्फ एक मेट क्रेडिट तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो लास्ट में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में BA लिख दो और तुम कंफ्यूज हो जाओ कि अरे BA आ गया मतलब मेट क्रेडिट कैलकुलेशन नहीं करना। डन हो गया, ये हो गया मेरा पहला सेक्शन खत्म। तो फोकस पॉइंट एक ही एग्जाम के लिए, मेट क्रेडिट। बढ़े आगे। अब BAA मेरा फेवरेट भी है और ये इंस्टीट्यूट का भी फेवरेट है। और इसके जो क्वेश्चन है वो तुम्हें कैसे मिलेंगे, तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी और बोलेंगे बताओ नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पे करें या BAA के हिसाब से पे करें, तुम बताओ बेनिफिशियल क्या होगा। तो एक बार तुम्हें नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करना है, एक बार BAA के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन करना है, और तुम बताओगे कि SSC को चूज क्या करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये होता है। और दूसरा तो तुम बार बार देखते आ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑप्टेड और नॉट ऑप्टेड BA वो वाला। क्या ये दो चीजें समझ में? मैम इसका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में टैक्स प्लानिंग चैप्टर पे जाओगे, टैक्स प्लानिंग के अंदर इसके क्वेश्चन दिए हुए। तो लिखो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर में इसके 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अभी तक एग्जाम में सिर्फ 115 BAC का क्वेश्चन जुलाई 21 में पूछा, उसके बाद कुछ नहीं पूछा इसमें से। वो भी इसलिए क्योंकि BAC अमेंडमेंट था उस वक्त। तो लिख लो क्वेश्चन कहाँ पे, टैक्स प्लानिंग चैप्टर में। डन। अब अच्छे से सेक्शन पे आते हैं। मैम BAA याद तो होने नहीं वाले मैम। इसका चार्ज खत्म हो गया, मैं थोड़ा सा डिक्टेट करके तब तक बताती हूँ। मैम BAA मतलब तुम कैसे देखोगे 2 to 22, AA is 22। तो मैम कभी सेक्शन याद नहीं रहे कि 22% वाला सेक्शन क्या है, AA। ठीक है मैम 115 BAA क्या है। अगर तुम ये वाली कंपनी हो जो हम अभी बताने वाले तो तुमको 22% पे ही टैक्स पे करना होगा। वाह बढ़िया, AA is 22%। लेकिन यहाँ पे कंपनी कौन सी है, तो पॉइंट नंबर 1 डोमेस्टिक कंपनी लिखा है, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी लिखा है। इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, तुम सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकते हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ में आई? मैन्युफैक्चरिंग के लिए BA और BAA सब कुछ लेके चलता है 22%। चाहे तुम सर्विस वाले हो चाहे तुम मैन्युफैक्चरिंग वाले हो, तुम्हारे लिए हम क्या करते हैं 22% का टैक्स रेट करते हैं। और मैम सरचार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम 10% है। यहाँ पे टोटल इनकम बेस नहीं है, यहाँ पे जो भी तुम्हारी टोटल इनकम हो जबरदस्ती का 10% तो सरचार्ज दे दिया। अब तुम बताओ 22% प्लस 10% करो कितना होता है, 22 प्लस 10%। अनम्यूट करो, बोलो 24.2। मतलब कितना बेवकूफ बना रहे हैं।
एक तरफ 22 करा, अच्छा लग ही रहा था, और 10% जबरदस्ती का सरचार्ज, भले ही तुम्हारी 1 लाख इनकम क्यों ना हो, 10% तो लेंगे। तो ले दे के सीधे बोल देते ना कि तुम 24 नियर अबाउट तो पूरा 25% ही ले रहे हो हमसे ओवरऑल। बट ठीक है, ये सब कंपनी के लिए है। जबरदस्ती का सरचार्ज 10% है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक यहाँ पे कई जगह स्टूडेंट भूल जाते हैं और वो नॉर्मल 7% 12% के सरचार्ज पे चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती। तो ये तुमको पॉइंट आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है। डन। अब यहाँ पे बहुत सारे रेट है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग रेट देके रखे हैं। पहला तो बस ये बोला है कि भाई अगर तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारी पीजीबीपी इनकम है तो भी 22 प्लस 10% सरचार्ज लेंगे। मैम कोई और इनकम होगी तो भी 22 प्लस 10% लेंगे। मैम कैपिटल गेन इनकम है तो जो स्पेशल रेट है वही लगेगा। कैपिटल गेन अपने आप को चेंज नहीं करता है, जो स्पेशल रेट होगा वही लगेगा। यहाँ तक बात समझ में? ठीक है। अब इम्पोर्टेंट, अगर तुम BAA पे आओगे तो मेट का क्रेडिट नहीं देंगे। याद है अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें लास्ट में क्या लिखा था, नॉट ऑप्टेड BAA। पर उसमें मेरे को दिमाग क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि उसने बोला ये टोटल इनकम कैलकुलेट करो। तो टोटल इनकम के लिए मैं मेट क्यों कैलकुलेट करूंगी, वहां तो बात ही नहीं बनती। बट यही अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 May 23 का क्या होता, टैक्स लाइबिलिटी, कि मुझे टैक्स लाइबिलिटी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं ये देखती कि 115 नहीं लिया, मैम BAA ले लिया, तो फिर मैट कैलकुलेशन नहीं है उसमें। वो हिंट है तुम्हारे लिए कि मैट कैलकुलेट मत करना, क्योंकि BAA लेके रखा हुआ है और BAA मैट का क्रेडिट नहीं देता। आइए बात समझ में। तो ये इम्प्लीकेशन है उसका कहाँ पे, क्वेश्चन में। और मैम सपोज करो BAA नहीं लिया, अगर BAA नहीं लिया तो तुम्हें मैट कैलकुलेट करना है, अगर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन दिया है तो। क्या यहाँ तक बात समझ में? तो अभी तक मैंने क्या कहा, डोमेस्टिक कंपनी कोई भी हो सकती है, 22% एंड जबरदस्ती का सरचार्ज 10%। फिर हमको बोला कैपिटल गेन तो भैया स्पेशल रेट पे ही लगेगा, लेकिन मैट का क्रेडिट अब अवेलेबल नहीं होगा। तो मैम गया हमारा मैट का क्रेडिट, वो बोलते देखो यहाँ हमने चॉइस के लिए तुमको टाइम लिमिट नहीं दी कि कब तुम आओगे BAA में, कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक काम करो, अपना मैट क्रेडिट खत्म कर लो, उसके बाद आ जाना BAA में। तो तुम ये भी कर सकते हो। मैं क्यों मेरा मैट का क्रेडिट फालतू जाने दूं, लैप्स हो जाएगा। तो बोलते टाइम लिमिट नहीं है BAA में आने के लिए, तुम अपनी मर्जी से BAA ऑप्ट कर सकते हो। तो जब तुम्हारा मैट क्रेडिट एंड हो जाए यू कैन मूव टू BAA। ठीक है, अभी भी हम कंडीशंस पे नहीं जा रहे हैं, कॉमन कंडीशन है एक ही बार में करेंगे। फिर यहाँ पे और क्या बोला है मैम, इसके अलावा इसमें कोई काम की चीज है, कुछ भी नहीं। तो BA क्या था, BA बोलता है 25%, BAA मतलब 22। ठीक है मैम, BA में मेट क्रेडिट मिलता है, BAA नहीं मिलता। ठीक है, कंडीशंस अभी जो आएंगी वो सब कॉमन चलेगी। अभी कुछ कुछ है, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, ये सब कॉमन है। BAA आया, ठीक है। अब सबसे बड़ा सेक्शन यही है BAB। ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मैं बोलती हूँ क्योंकि ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें सेक्शंस याद रखने पड़ते, इसमें रेट याद रखने पड़ते अपने को। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मैं तो बहुत वियर्ड सा बोलती हूँ, बेबी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है समझने के लिए। लड़कों को यही लगता है कि बहुत बेबी क्या है, हमारे को समझ में नहीं आती है, गर्लफ्रेंड्स को समझना मुश्किल है। तो यहाँ पे भी वही है, बेब्स BAB बेब्स। बेब्स क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, और ये सेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारे रेट है, और ये रेट अप्लाई करने के लिए एग्जाम में नहीं आते, पर जबरदस्ती याद तो करना पड़ेगा। तो BA तो हो गया सादा सिंपल, AA हो गया 22, और बेब्स जहाँ पे आ गया वहां पे बहुत सारे रेट हैं। तो इससे तुम्हें याद रहेगा कि सेक्शन में गड़बड़ कहाँ पे है, बेब्स में। यहाँ तक आई बात समझ में? अब इसमें क्या है, फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब एक लौता AA ही था। ठीक है, एक लौता AA ही था जिसने सबको छूट दी थी।
बट यहाँ पे फिर क्या आ गया, बेब्स ने क्या बोला, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी चाहिए पहली। इसके साथ उसने बताया ये न्यू कंपनी होनी चाहिए। सुनो, BEE में मैंने कोई ईयर बोला था क्या तुमको कि इस्टेब्लिशमेंट इस ईयर में होना चाहिए? अब जाओ BEE पे लिखो एनी कंपनी, न्यू और ओल्ड, कोई भी चलेगी वहां पे। बट जब BA आता है और BA भी आता है, उनको नई कंपनी चाहिए। लिख लो वहां पे जाके, BEE एनी कंपनी, न्यू और ओल्ड। बट व्हेन इट कम्स टू बेब्स, वहां पे क्या होगा, ओनली न्यू कंपनी। आया समझ में? तो इसको याद करने का तरीका ये, बेब्स को हर चीज नई नई खरीद के देनी पड़ती है, पुरानी से काम चलाती नहीं है न्यू कंपनी। ठीक है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सेक्शन याद कराने के लिए मैं तुमको बोल रही हूँ। ठीक है, चलो मैम, कब रजिस्टर होना चाहिए कंपनी? अक्टूबर 2019, उस दिन या उसके बाद। लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है ये कब तक कमेंस हो जाना चाहिए? 2024 तक तो तुम्हारा कमेंसमेंट हो जाना चाहिए एक्टिविटी का। तो स्टेब्लिशमेंट होता है अक्टूबर 2019 या उसके बाद, और मार्च 2024 तक तो जो काम कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का वो कमेंस कर लो। तो ये उसकी टाइम लिमिट हो गई। स्टेब्लिश हो गए और कमेंसमेंट की भी टाइम लिमिट दे के रखिए, उसी को हाईलाइट करो बस। इससे मुझे समझ में आया नई कंपनी चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बोलूं, वो जो था ना 400 करोड़, उसमें नया पुराना कुछ नहीं है। 400 करोड़ उसमें नया पुराना कुछ नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ। पुराना ही, हमें एग्जिस्टिंग ही चाहिए उसमें तो। एग्जिस्टिंग चाहिए ना उसमें। 2021 याद है, नई कंपनी को नहीं दे रहे हैं, उसमें एग्जिस्टिंग कंपनी चाहिए। इसका मतलब तुम उस मोड पे आओगे कि हम सुनाते जाओ, हम सुन रहे हैं, बाद में कर लेंगे, अभी सुन लें बस। मैंने क्या बोला, 400 करोड़ वालों में कोई कंपनी कोई भी चलेगी। 400 करोड़ में तो प्रीवियस ईयर 2021 में कंपनी होनी चाहिए थी, नई कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने गलत बोला, दिमाग के ढक्कन खोलो, सिर्फ सुनते मत जाओ। ठीक है मैम, फिर उसके बाद वो 30% वाली न्यू कंपनी ही चाहिए, है ना? 30% वाली, बोलो हाँ, बोलो चारों। सारी कंपनी आ जाएगी इसमें। अरे 30% में तो कोई भी कंपनी चलेगी, जनरल, इन जनरल 30% है डोमेस्टिक कंपनी का। फिर अभी किया था ना, हाँ, BA में मैट का क्रेडिट नहीं मिलता और BEE में मैट क्रेडिट मिलता है। उल्टा BA में मिलता है, हमें BA और उसमें नहीं मिलता। अब एक काम करो, रिकॉल सेशन चालू होता है 3 मिनट में, जो जो मैंने बोला है ना डोमेस्टिक कंपनी के रेट, मैं पॉइंट बोल रही हूँ तो सिर्फ तुम लिखते जाओ, देखना मत। लिखो 400 करोड़ वाला सेक्शन क्या था, लिखो कौन सी कंपनी के लिए था। डोमेस्टिक में भी किस टाइप की कंपनी चाहिए थी? कोई भी चलेगी कि स्पेशल कोई कंपनी थी? लिख लिया? पॉइंटर्स लिखने बस। उसमें क्या था, प्रीवियस ईयर कौन सा था वो भूल गई मैं, 2021 लिखते जाओ। अगर कंपनी 2021 में है ही नहीं तो रेट कौन सा होगा? 30 बट चेक, कहीं ऐसा तो नहीं BA ऑप्ट किया हो, BEE ऑप्ट कर लिया हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, उसको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो कौन सा सेक्शन है जिसमें मेट क्रेडिट मिलता है? और उसमें कंपनी कौन सी चाहिए, कोई भी चलेगी क्या? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और वो कौन सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सेक्शन है? BAB ये भी ठीक है, उसमें कोई भी कंपनी चलेगी क्या? मैन्युफैक्चरिंग। न्यू मैन्युफैक्चरिंग नखरे हैं, मतलब वहां लिबर्टी कुछ नहीं है, बेस मतलब नखरे सारे। ठीक है, फिर उसमें स्टेब्लिशमेंट कब चाहिए था अक्टूबर 19, और कमेंसमेंट? 31 मार्च 24। मार्च
के पहले पहले 24 के पहले पहले तो तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, कमेंसमेंट हो जाना चाहिए, मतलब नई कंपनी। वो कौन सा सेक्शन था जिसमें सब कुछ चलेगा, तुम चाहे सर्विस वाले हो मैन्युफैक्चरिंग वाले हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। BAA मेरे को ऐसा लगता है कि क्लास में सिर्फ नहीं है अभी तक। जल्दी जल्दी तुम भी बोलो। BAA है, BAA का रेट भूल गई मैं। 22 plus 10 22 plus 10. वो कौन सा सेक्शन है जिसमें जबरदस्ती का सरचार्ज है? BAA Double. तो दैट इज द वे। अभी मैंने क्या कि ये रिकॉल सेक्शन तुमको खुद से करना होता है। जब भी कोई क्लास देखो या कोई रिवीजन वीडियो देखो या कुछ भी करो, हर 15 मिनट बाद पॉज करके ये किया है, उसी वक्त याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, डन। अब BAB में क्या था मैम, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहिए, अक्टूबर 2019 तक इसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग मार्च 31 24 तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसमें ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसके रेट है, और हर रेट का एक लॉजिक भी है। इन जनरल अगर आप BAB पे आते हो तो पता है कितना, सिर्फ 15%। टैक्स कितना दे रहा है ये, सिर्फ 15%। अब तुम बताओ टैक्स इतना कम किया है तो मैंडेटरी सरचार्ज करेगा या नहीं करेगा? जबरदस्ती करेगा ही करेगा। तो मैंडेटरी फिर से सरचार्ज कितना कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टोटल इनकम 10% मैंडेटरी है सरचार्ज। एक तरफ बेनिफिट दिया तो एक तरफ जबरदस्ती भी दिखाते हैं। तो अब बताओ 15 + 10%, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हर जगह इन जनरल लगता ही है, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रही। अब इतना तो हो गया मैम। सुनो, आपने मैम क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप BAB पे जा रहे हो, तो 15 + 10 + 4 मेरा बनता है 17.16। ठीक है, पर मेरी डोमेस्टिक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों होती है। मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करती हूँ, मैं सर्विसेज भी देती हूँ। तो मैम मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या मैं BAB ले सकती हूँ? हाँ। और मैम सर्विस के लिए क्या मैं वो 22% पे जा सकती हूँ? हाँ। रोका थोड़ी ना है, क्योंकि सर्विस के लिए तो नई पुरानी कोई भी चलेगी। तो सर्विस के लिए आ जाओ तुम 22% पे। और मैन्युफैक्चरिंग अगर तुमने इस कंडीशन में किया है अक्टूबर और ये मार्च वाला, तो तुम यहाँ पे 15 + 10 + 4 पे भर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब अगर मेरी इनकम मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो 15 + 10 + 4। और अगर मैं सर्विस से भी कमा रही हूँ तो बाकी का बचा पैसा डोमेस्टिक कंपनी का किधर चला जाएगा, 22% पे जा सकता है टैक्स होने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? डन। मैम कैपिटल गेन हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो रहा है, लॉन्ग टर्म हो रहा है। भाई सुनो, कैपिटल गेन स्पेशल रेट पे ही टैक्स होता है एज इट इज। ठीक है, अब इसमें ना तुमको एक चीज मिलेगी, डेप्रिशिएबल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसी में ही कुछ तो लॉजिक है। डेप्रिशिएबल एसेट पे कितना लिखा है, 17.16। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो कितना लिखा है, 22 + 10 + वो हो गया ना AA वाला रेट। इतनी चीज समझ में आई? आई होप ये चाह दो। एक मिनट, ये वाला मैं तुमको, इसको तो मैं स्पेसिफिकली कल लिख के बताऊंगी, बट एक लॉजिक बता रही हूँ मैम। डेप्रिशिएबल एसेट मतलब ये मेरी एक एसेट है, मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस में यूज होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लेम करने का कंडीशन क्या है, टू बी यूज्ड इन बिजनेस। आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना मतलब इस एसेट को बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। इधर देखो, सिर्फ इधर देखो। तो इसमें क्या बोला है मैम, अगर डेप्रिशिएबल एसेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो रेट है 17.616। ऐसा क्यों? और नॉन डेप्रिशिएबल ने ऐसा क्या कर दिया? तो पहली चीज समझो, डेप्रिशिएबल एसेट वही डेप्रिशिएट होती है जो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। तो आपने बिजनेस के लिए यूज किया मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया, तो उसमें हम लगाएंगे ना तुम्हारा BAB का रेट। उसमें हम क्या लगाएंगे, BAB का रेट लगाएंगे। लेकिन जो नॉन डेप्रिशिएबल है, मतलब तुम बिल्डिंग है, बिल्डिंग को क्या यूज कर रहे हो, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए तो यूज नहीं कर रहे ना बिल्डिंग, तो उस पर तो नॉर्मल रेट लगेगा।
ये एक छोटा सा लॉजिक है, लेकिन अब सुन लो, समझो। तुम्हें ये पता है डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड प्रोवाइड करता है। डेप्रिसिएशन क्या प्रोवाइड करता है तुम्हें? टैक्स शील्ड। तो एक चीज बताओ, तुमने कितने रेट से पैसा बचाया था? मैन्युफैक्चरिंग पे 17.16 से ही पैसा बचाया होगा ना। तो जब तुमको कोई इनकम हुई तो टैक्स भी कितने से करेंगे? वो 17.16 से ही तो टैक्स करेंगे। मतलब जितनी तुमने टैक्स शील्ड ली थी उससे अब तुमने उसी असेट पे तुमने कुछ कमा लिया, तो वो टैक्स भी तो उसी रेट से करेगा कि नहीं? क्या ये लॉजिक समझ में आया? वो उसका लॉजिक ही यही है कि दोनों के रेट अलग क्यों है। क्योंकि मैम जब मैंने डेप्रिशिएबल एसेट्स को देखा तो इस पे टैक्स का बेनिफिट लिया था 17.16 का टैक्स शील्ड। तो जब इसी एसेट पे मेरे को इनकम हुई तो वो टैक्स भी उतना ही लगाएगा ना, जितना बचाया था उतना वापस दे दे मेरे को। बट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे तो जनरल रेट पे टैक्स लगा था, बचा था। तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे जब इनकम होगी तो भी हम कितना लगाएंगे? 22% क्या ये बात समझ में? तो वो पूरा कहानी किसकी चल रही? टैक्स शील्ड की। कि तुम्हें टैक्स शील्ड मिला होगा तो इस रेट पे मिला होगा, उतने का ही वापस टैक्स पे कर दो। और जहां पे टैक्स शील्ड मिलना ही नहीं था तो वो तो नॉर्मल रेट पे तुमसे टैक्स लेगा ना वो। क्या ये बात समझ में? कल इसको लिख के फिर से बताऊंगी, बट इसका लॉजिक सिर्फ पता होना चाहिए, इसका यूजेज ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लॉजिक का। तो मैम बीएबी क्या है? ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अक्टूबर 19 से इसको स्टेब्लिश होना चाहिए था और इसका मैन्युफैक्चरिंग मार्च तक तो चालू हो जाना चाहिए 2024। तीसरा है कि मैम जनरली 15+10+4, बट अगर आप सर्विस वगैरह वाले आ जाते हो तो 22+10+4 हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरल रेट पे टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, रुको मैम, सिर्फ शॉर्ट टर्म क्यों लिखा? डेप्रिशिएबल एसेट पे लॉन्ग टर्म क्यों नहीं लिख रहे? डेप्रिशिएबल एसेट पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों हो सकते हैं ना? हम डेप्रिसिएबल में हमेशा शॉर्ट टर्म ही लेते हैं, कैपिटल अभी गेन रीजन है पीजीबीपी में समझेंगे। जब भी आपकी डेप्रिशिएबल एसेट होती है हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है। ये स्पेसिफिक बोला है, इसीलिए उसने बोला है डेप्रिशिएबल पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो जितने से रेट बताया था उतने रेट से तुमको टैक्स भरना। ठीक है मैम। नॉन डेप्रिशिएबल है तो टैक्स तो वैसे ही नहीं बचा था वहां पे, तो हमको जनरली वापस क्या चाहिए? तुम्हारा इनकम पे उतना ही टैक्स चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में? डन। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे टैक्स शील्ड नहीं मिलता है ना, तो कुछ बचा नहीं, हम तो जनरल जा रहे हैं, हमको जनरल रेट से तुम्हारा टैक्स चाहिए। अब इसमें एक चीज और आती है, दैट इज एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट 20 करोड़ से अबाव कुछ होता है। इसमें बोलते हैं अगर तुमने अपने रिलेटिव से क्या किया है? ट्रांजैक्शन किए, और रिलेटिव से ट्रांजैक्शन करके तुमने कहीं ना कहीं एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की जो 20 करोड़ से ज्यादा है, तो सीधे तुम पे 30% का टैक्स लगाएंगे। सीधे कितने रेट पे टैक्स लगाएंगे? 30। रिलेटिव से भी तो फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कर लेते। तुमने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? 30% पे उस इनकम पे, उस एक्सेस प्रॉफिट पे टैक्स लगाएंगे। अब आज के लिए तुमको सिर्फ क्या करना है? जितने रेट मैंने बोले वो पढ़ के रखना, और बीएबी भी तुम्हें मैट का क्रेडिट नहीं देगा। एक लौता बीए जो मैट का क्रेडिट देता है, बीएबी बोल रहा है मेरे को चूज किया तो मैट क्रेडिट भूल जाओ। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो तुम्हें अभी कुछ डिडक्शन कंडीशन कुछ मत पढ़ना, सिर्फ जो ये 3-4 चीजें बोली ना उसी को पढ़ के रखना, कल ये वाला अपना खत्म हो जाएगा। तो जस्ट इतनी रीडिंग करनी, ठीक है। और ये जो लिंकेज है